गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम विटलसी के कृषि प्रदेशों का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापारिक पशुचारण। तो जो जितने भी इसके अंदर विटलसी के कृषि प्रदेश हमने पढ़े थे, उनमें उनकी संख्या थी 13। तो विटलसी के कृषि प्रदेश 13 है, जिनमें से एक हमने कल पढ़ लिया था, और आज की वीडियो में हम अगला जो पार्ट है उसका वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटलसी के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के कृषि प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है विटलसी के कृषि प्रदेश। विटलसी के कृषि प्रदेश 1936 का इनका सिद्धांत था। उनकी पुस्तक का नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसमें इन्होंने इस सिद्धांत की जो है चर्चा की थी। तो उन्होंने विटलसी के जो कृषि प्रदेश थे उन्होंने उसके आधार माने थे 5, लेकिन विटलसी के जो कृषि प्रदेश थे बताए हुए वो थे 13 कृषि प्रदेश थे, जिनमें से हमने एक ही पढ़ा था अभी तक, चलवासी या यायावरी पशुचारण, ये पढ़ा था हमने। तो आज दूसरा पार्ट उसका पढ़ते हैं जिसका नाम है व्यापारिक पशुचारण। व्यापारिक पशुचारण में क्या चीज़ है, तो यह शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों में प्रचलित है। तो व्यापारिक जो पशुचारण है उसको याद रखने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम घास प्रदेश पढ़ते हैं, 2 प्रकार के होते हैं घास के प्रदेश। एक तो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हम नाम पढ़ते रहते हैं अक्सर, स्टेपीज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, वेल्ड्स घास का मैदान। इस तरह से अगर कोई भी घास का मैदान हो, चाहे वो शीतोष्ण हो चाहे वो उष्ण कटिबंध में हो, उन दोनों ही प्रकार के घास के मैदानों में जो भी कृषि का प्रदेश होगा वो होगा व्यापारिक पशुचारण। व्यापारिक पशुचारण क्यों होगा? क्योंकि वो घास प्रदेश है, वहाँ पर बहुत सारी पौष्टिक घासें मिल जाती है। तो तरह तरह की घास मिलने की वजह से वहाँ पर पशुओं को रखना आसान हो जाता है, और वहाँ पर पशु ज़्यादा अच्छे से पाले जा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उनका व्यापार भी किया जा सकता है। तो व्यापारिक पशुचारण वहाँ पर अच्छे से हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रकार के पशुओं को पालकर व्यापारिक पशुचारण होता क्या है, तो वो यही है कि एक ही प्रकार के पशुओं को पालते हैं किसी भी जगह पर, जहाँ पर भी जो भी पशु उपलब्ध होते हैं जिनसे उनको लाभ होता है किसानों को, तो वो क्या करते हैं, उस एक ही प्रकार के जो है पशु को पालते हैं, और फिर वहाँ पर पौष्टिक घासें वगैरह मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना व्यापारिक पशुचारण प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये जो है आधुनिक व्यवस्था की देन है। यहाँ पर औसत वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। तो जो आपको ध्यान में भी होगा कि जो घास के मैदान है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, वो 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में है। 75 सेंटीमीटर वाली वर्षा के बीच में, यानी कि 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, यानी हम मान सकते हैं कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश होता है, जिसको स्टेपिस तुल्य मैदान भी कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पर भी जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर व्यापारिक पशुचारण आसानी से हो सकता है। तो कुछ अपने इसके क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर व्यापारिक पशुचारण होता है। तो इसके क्षेत्र को याद करने के लिए वही तरीका है कि आपको अगर घास का मैदान याद है तो वही उसका व्यापारिक पशुचारण का क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज घास का मैदान, जो आप सभी जानते हैं कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। उसके अलावा यूरोप और एशिया का जाना माना घास का मैदान है, जिसको हम कहते हैं स्टेपीज घास का मैदान है। जो यूरेशिया है, यूरेशिया यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र, उसके बीच में स्टेपीज घास का मैदान है अर्ध शुष्क प्रकार से। और उसके अलावा अर्जेंटीना के अंदर पंपास घास का मैदान। अर्जेंटीना कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राज़ील के पास में। तो दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वहाँ पर होता है पंपास घास का मैदान, ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड्स घास का मैदान, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास का मैदान, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान, हंगरी का पुस्ताज घास का मैदान। तो ये जो घास के मैदान हमने देखे हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जहाँ पर व्यापारिक पशुचारण आसानी से हो जाता है। उसके अलावा हम उष्ण कटिबंध वाले देखते हैं, तो जिनमें वेनेजुएला का लानोस घास का मैदान है, जो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध को याद रखने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि वो भूमध्य रेखा के आसपास ही होंगे। तो जैसे ब्राज़ील का कंपोस्ट घास का मैदान है, अफ्रीका का सवन्ना घास का मैदान है। तो सवन्ना घास के मैदान को बड़े शिकार गांवों की भूमि भी कहा जाता है।
इसको बड़े शिकारगाहों की भूमि भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा है सवाना घास का मैदान, यहाँ पर भी व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। उसके अलावा जैसे एक सेलवास हम पढ़ते हैं, वो ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं उनको सेलवास कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास है, तो उसके जो भूमध्य रेखीय वन हैं उनको सेलवास कहा जाता है। लेकिन एक शब्द आता है पार्कलैंड, तो ये होता है सवाना वनस्पति को दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं, पार्कलैंड कहते हैं। अफ्रीका के अंदर वैसे सवाना घास का मैदान है, लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका के दक्षिणी वाला हिस्सा, वहाँ पर सवाना जो वनस्पति होती है उसी को कहते हैं पार्कलैंड कहते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया अपने मूल भाग का 60% उत्पादन पशुओं से प्राप्त करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने मूल भाग का 60% उत्पादन पशुओं से प्राप्त करता है, यानी विश्व व्यापारिक पशुचारण यहाँ पर अधिक होता है। विश्व की 50% भेड़ें और 40% ऊन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि विश्व की 50% भेड़ें और 40% ऊन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही प्राप्त की जाती है। फिर है दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स घास के मैदान कारामूला नस्ल की भेड़ पालते हैं। तो जो वेल्ड्स घास का मैदान है दक्षिणी अफ्रीका में तो हमने पढ़ा था सवाना घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में हम पढ़ते हैं वेल्ड घास का मैदान। जो वेल्ड घास का मैदान है वो वहाँ पर कौन सी भेड़ पाली जाती है, तो वहाँ पर एक कारामूल नाम नस्ल की एक भेड़ होती है, उसको पाला जाता है व्यापारिक पशुचारण के लिए। उसके अलावा अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान अल्फा घास के लिए प्रसिद्ध है। तो पंपास घास का मैदान प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छी घास होती है जिसका नाम है अल्फा घास, तो इसकी वजह से वहाँ पर व्यापारिक पशुचारण आसानी से हो जाता है। उसके अलावा प्रेरीज मैदानों में हियरफोर्ड नस्ल की गाय पाली जाती है। तो प्रेरीज के जो मैदान है, जो उत्तरी अमेरिका के साइड में जो प्रेरीज घास का मैदान है, वहाँ पर एक गाय पाली जाती है जिसका नाम है हियरफोर्ड नस्ल। हियरफोर्ड नस्ल की एक गाय पाली जाती है और उस गाय को मतलब काफ़ी सारी गायें वो पालते हैं और व्यापारिक पशुचारण करते हैं। तो हमने 2 पार्ट कर लिए, उसके 2 जो है प्रकार कर लिए विटलसी के कृषि प्रदेशों के। अब इसका आता है अगला प्रकार जिसका नाम है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि वही है जिसको हम काटो और जलाओ कृषि कहते हैं, बुश फैलो कृषि भी कहते हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसको जूमिंग भी कहते हैं। तो ये वही वाली कृषि है स्थानांतरित कृषि। तो विश्व की प्राचीनतम कृषि व्यवसायों में से ये एक है, ठीक है। विश्व के बहुत ही प्राचीनतम कृषि व्यवसायों में से है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में मानव जब भी आदि मानव था और जिसने कृषि करना शुरू किया था, तो कुछ स्थानों पर तो स्थायी कृषि होती थी, लेकिन उसके बाद स्थानांतरित कृषि भी, यानी एक पुरानी बात है, ये भी एक बहुत पुराने टाइम में ये स्थानांतरित कृषि हुआ करती थी। अब हालांकि आजकल नहीं होती है, कुछ ही स्थान कुछ रहे होंगे जहाँ पर होती होगी, लेकिन अब नहीं होती। क्योंकि इसका कारण है सीमाओं की वजह से, राजनीतिक सीमाओं में सब चीज़ बंध चुकी है। कोई भी राज्य, कोई भी देश है वो राजनीतिक सीमाओं में बन चुका है, तो इसलिए व्यापारिक जो स्थानांतरित कृषि है वो करना जो है वो अब आसान नहीं रहा है। तो लेकिन पहले हुआ करता था। तो विश्व की प्राचीनतम कृषि व्यवसायों में से एक है। यहाँ पर कृषि लगभग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। तो लगभग 5000 साल पहले ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि शुरू हुई थी। यह उष्ण कटिबंध व आर्द्र कटिबंध में 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की जाती है। जब भी स्थानांतरित कृषि की जाती है तो वो कहाँ की जाती है, तो उष्ण कटिबंध और आर्द्र कटिबंध में। यानी अगर हमें अक्षांश याद है, जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो है ये कृषि की जाती है। तो इसको याद रखने का यही है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो इसके कुछ क्षेत्र है जो हम देख लेते हैं, जैसे अमेजन बेसिन, ब्राज़ील साइड का जो अमेजन बेसिन है जो भूमध्य रेखा के आसपास है, और उसका मतलब अपने वहाँ पर उष्णकटिबंध में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो अमेजन बेसिन जिसको हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं वही अमेजन बेसिन है, भूमध्य रेखा के आसपास यानी उष्णकटिबंध में है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्थानांतरित कृषि होती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इंडोनेशिया वगैरह ये जो देश पड़ते हैं हम, जावा, सुमात्रा, उन सब में भी क्या है वो स्थानांतरित कृषि होती है। उसके अलावा मध्य अमेरिका में आपने मैक्सिको पढ़ा होगा, और मैक्सिको में जो मिल्पा कृषि कहते हैं उस स्थानांतरित कृषि को, तो वहाँ पर भी स्थानांतरित कृषि होती है। उसके अलावा भूमध्य रेखीय अफ्रीका यानी अफ्रीका का वो पार्ट जो कि भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, यानी उष्ण कटिबंध में पड़ता है,
वहाँ पर भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन यही है जो इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी आई थी। तो उन्होंने पूछा था कि स्वीडन कृषि जो है वो कौन सी कृषि का नाम है। स्थानांतरित कृषि का नाम है, मिश्रित कृषि का नाम है, व्यापारिक कृषि का नाम है, ऐसे करके कुछ मतलब इस टाइप से पूछा गया था। तो स्वीडन कृषि यूरोप के अंदर कहते हैं, यूरोप में नव पाषाणकालीन जो स्थानांतरित खेती है उसी को कहते हैं स्वीडन कृषि। तो यानी ये जो इसका उत्तर था स्थानांतरित कृषि ही था। तो स्वीडन कृषि स्थानांतरित कृषि का नाम है। स्थानांतरित कृषि का नाम तो है लेकिन कहाँ पर है, तो वो यूरोप में है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहाँ पर होती है, उन्होंने ये पूछा कि कौन सी वाली कृषि को स्वीडन कृषि कहते हैं, तो वो है स्थानांतरित कृषि को। तो यूरोप में नवपाषाणकालीन स्थानांतरित कृषि को स्वीडन कृषि कहते हैं। इसको काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। जो स्थानांतरित कृषि हम पढ़ रहे हैं उसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, झाड़ व फूंक कृषि भी कहते हैं। झाड़ और फूंक, काटो और जलाओ क्यों कहते हैं, क्योंकि किसान क्या करते थे, किसान जो है जैसे 4-5 साल तक जो है खेती करने के बाद वो जब ज़मीन उपजाऊ इतनी नहीं रहती है तो उस क्षेत्र को, उस फसल को लेने के बाद उस जगह को पूरा जला देते थे। जो उसमें डंठल वगैरह सब फसलों का जो अवशेष बचता था उन सबको जला के वहाँ से निकल जाते थे और फिर वो किसी और खेत में जाकर खेती करने लग जाते थे। फिर वो 5-7 साल या 5 से लेकर 20 साल के बीच बीच में ये इसका जूमिंग चक्कर होता है। तो उसके बीच में वो कभी भी आके और उस खेत को जब वो उस राख से जो है वो उपजाऊ हो जाती थी तो उसके बाद वापस आकर उस पर खेती करना वो शुरू कर देता था। तो इसी कारण से उसको काटो और जलाओ कृषि कहने लगे थे। झाड़ व फूंक कृषि हो गया और उसके बाद कर्तन व दहन कृषि, वही है काटना और उसको जलाना। उसके बाद सलेस व बर्न भी इसको कह सकते हैं। तो स्थानांतरित कृषि के नाम है, लेकिन ये सभी को पता था। लेकिन कौन सा क्वेश्चन जो आया वो है स्वीडन कृषि। स्वीडन कृषि किसको कहते हैं, तो वो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, यूरोप में कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है इसमें खेतों का हेरफेर किया जाता है, फसलों का नहीं। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें स्थानांतरित कृषि में जो किसान होते हैं वो खेतों का ही तो हेरफेर करते हैं। वो क्या करते हैं, 4-5 साल तक खेती करने के बाद वो जगह उनके लिए उपजाऊ नहीं रहती हैं तो उसको जला के छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यानी उन्होंने खेत बदल लिया, उन्होंने खेत बदला है, फसल नहीं बदली। अगर वो मान लीजिए गेहूँ खा रहे थे, पहले गेहूँ को बो रहे थे उसके अंदर खेत में, तो अगले खेत में जब वो जाएंगे उसको छोड़ के तब भी वो वहाँ पर गेहूँ ही को बोएंगे क्योंकि उनको गेहूँ ही खाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो पहले तो गेहूँ खा रहे थे लेकिन जब उन्होंने खेत बदला तो उन्होंने ज्वार या बाजरा खाना शुरू कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो स्थानांतरित कृषि है उसमें खेतों का हेरफेर किया जाता है, फसलों का नहीं। इसके बाद अगर झूम चक्र पूछा जाए तो कितने साल का होता है, तो 5 से लेकर 20 साल का होता है। कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 20 साल का ये झूमिंग चक्र चलता है। सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए इसमें प्रतिभूमि, अब देख लीजिए कि प्रतिभूमि लंबी अवधि के लिए क्यों है, क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि में एक बार खेती करने के बाद जो मतलब 4-5 साल तक कृषि करने के बाद जब उसको छोड़कर चले जाते हैं तो वो कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि वो 20 साल तक आते नहीं हैं या 15 से 20 साल के बाद वो उस खेत में वापस आते हैं। तो तब तक जो वो खेती है, वो जो ज़मीन थी वो एक तरीके से क्या रह जाती है, परती रह जाती है। इसीलिए वो सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए प्रतिभूमि होती है इसमें। फिर है प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन और मिट्टी का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह कृषि वस्तु विनिमय पर आधारित है। ये जो खेती होती है स्थानांतरित कृषि, ये वस्तु विनिमय पर आधारित होती है, अर्थात कोई वस्तु को किसान जो है किसी चीज़ को आपस में देकर और अपना जो है किसी चीज़ को खरीदना होता था तो वो अपनी फसल को जैसे देकर उसका ले लेते थे, उसका कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो उनका ऐसा नहीं था कि वो पैसे देकर जो है मुद्रा विनिमय नहीं करते थे, वो वस्तु विनिमय करते थे। और उनके साथ उनके पास जो है ना संसाधन जैसे मशीनें वगैरह जो आजकल खेतों में यूज़ की जाती है वो सब नहीं हुआ करता था। तो इसलिए वो भूमि, जल, वन, मिट्टी इन्हीं सब का प्रयोग करके जो है खेती कर लेते थे। तो अब ये जो स्थानांतरित कृषि है उसके कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा उसका नाम है।
तो मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहते हैं। देख लीजिए, अफ्रीका का जो बीच वाला भाग है मध्य अफ्रीका में क्या जलाना, हमें मसाल जलानी है, तो मसोले कहते हैं स्थानांतरित कृषि को मध्य अफ्रीका में। जबकि मध्य अमेरिका और मैक्सिको कहाँ पर है, बीच वाले अमेरिका में है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको है, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों में ही इसको कहते हैं मिल्पा कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, मिल्पा। इंडोनेशिया में लद्दांग कहते हैं। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो इंडोनेशिया है उसमें कहते हैं लद्दांग। फिलीपींस में कैंगिन कहते हैं। अब जैसे फिलीपींस एक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ सा देश है, जैसे पानी में पूरी तरह से चारों ओर से घिरा हुआ देश है, तो इतना उसका प्रशांत महासागर का पानी है, साफ़ पानी है। और कैंगिन वाटर की एक मशीन आती है जिसमें पानी जो है साफ़ उसके अंदर हो जाता है, फिल्टर के टाइप इतना अच्छा साफ़ हो जाता है। तो वैसे मान सकते हैं कि फिलीपींस भी पानी के अंदर ही है और साफ़ पानी के अंदर है, तो इसलिए फिलीपींस के अंदर स्थानांतरित कृषि को कह सकते हैं कैंगिन। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को कहेंगे रे कहते हैं वियतनाम में। उसके बाद वेनेजुएला में क्या कहते हैं, कानुको। ब्राज़ील में कहते हैं रोका। चीन में कहते हैं कम्यून जो है, जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह ये पढ़ते हैं, तो उसमें चीन में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कम्यून। और श्रीलंका में चेना कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत उसको कहते हैं झूमिंग कहते हैं, क्योंकि अगर उत्तरी पूर्वी भारत नहीं लिखा होता है, कई बार हिमालय लिखा होता है, तो हिमालय भी तो उत्तरी पूर्वी भारत में ही है, तो उसमें क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। फिर है मेडागास्कर में इसको टावी कहते हैं। मेडागास्कर है कहाँ पर, तो ये जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, उसके पूर्व की तरफ पड़ता है ये मेडागास्कर, जिसमें हम जलधारा पढ़ते हैं। तो मेडागास्कर के पूर्वी जो क्षेत्र में होती है वो मालागासी है, उसके पश्चिम में जो पड़ती है वो मेडागास्कर है जलधारा। फिर जो दोनों नीचे की तरफ आती है तो मिलती है, तो वो अगुलास की गर्म जलधारा बन जाती है। तो ऐसे करके, लेकिन मेडागास्कर याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि का नाम मेडागास्कर में टावी है, म्यांमार में टोंगिया है, सूडान में इसको नगासू कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहते हैं, ताई थरथराई, तो थाईलैंड के अंदर तमराई। जावा के अंदर हुमा कहते हैं, जावा में क्या कहते हैं, हुमा। अब कुछ भारत के अंदर इसके नाम देख लेते हैं, जैसे केरल में स्थानांतरित कृषि को पोन्नम कहते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि पोन्नम जो है केरल में पोन्नम कहते हैं, तो कहते हैं, लेकिन केरल में पोन्नम जो नाम है वो कौन सी वाली कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे वो है स्थानांतरित कृषि के लिए ये नाम होता है। फिर है पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं, तो वहाँ पर इसको कुमारी कहते हैं। राजस्थान में वालरा कहते हैं। वालरा में जैसे इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर चिमाता कहेंगे, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर दजिया कहते हैं। जबकि उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग हमने पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश में वेबर, दैया, दीपा और पेंडा, वे छत्तीसगढ़ में वैसे पेंडा कहते हैं। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोड्डू, डाबी, कामा, विंगा भी इनको कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। तो ये जो है स्थानांतरित कृषि हो गई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला जो है, क्योंकि हमने अभी तक 3 पार्ट कर लिए उसके, विश्व के विटलसी के जो कृषि प्रदेश है उसके 13 कृषि प्रदेश थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया है कौन सा, 3 प्रदेश पढ़ लिए हैं। आगे बाकी जो रह गए हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।